जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर का 4th चैप्टर परमाणु यानी एटम्स के आंकिक प्रश्न और यानी कि न्यूमेरिकल्स में एक क्वेश्चन छूटा हुआ था जिसको कल के वीडियो में हम बताए नहीं थे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे और ये आपसे एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, कंपटीशन में आईआईटी नीट वगैरह में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके इंटरमीडिएट के फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं ये आईआईटी और नीट वगैरह में पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, इसलिए आपको अच्छी तरह से ये सब क्वेश्चन तैयार रखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताने जा रहे हैं। कमरे के ताप पर, कमरे का ताप कितना होता है? रूम टेम्परेचर पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रूम टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कमरे का ताप। तो कमरे का ताप याद रहेगा आपको ना, कितना होता है? हाँ, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो कमरे के ताप पर गैसीय हाइड्रोजन, गैसीय हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन गैस के रूप में होती है, लिक्विड के भी फॉर्म में होता है। आपको पता है कि लिक्विड हाइड्रोजन भारत में बहुत अधिक मात्रा में निर्माण होने जा रहा है और लिक्विड हाइड्रोजन से ही ट्रेनें चलेंगी, बसें चलेंगी, आपकी बाइक भी चलेंगी और जितने 4 व्हीलर वगैरह हैं सब चलेंगे हाइड्रोजन से ही। तो ये सिस्टम बहुत हम लोगों के देश में हमें लग रहा है कि साल भर के अंदर ही ये पूरा सिस्टम शुरू होने वाला है। तो चलिए देखें, कमरे के ताप पर गैसीय हाइड्रोजन पर किसी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई। हाइड्रोजन का परमाणु है और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पुंज आकर के टकराया। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हाइड्रोजन का नाभिक है, ये पहली कक्षा है। पहली कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आपको मालूम है हाइड्रोजन में, और कोई इलेक्ट्रॉन पुंज है। ये इलेक्ट्रॉन पुंज इससे आकर के टकरा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन पुंज की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पुंज का मतलब इलेक्ट्रॉनों का समूह, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि कमरे के ताप पर हाइड्रोजन गैस पर, गैस हाइड्रोजन है, इस पर 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई। ये जो इलेक्ट्रॉन आकर के टकराए, इनकी जो एनर्जी थी, इनकी एनर्जी आपको दी गई है टकराने वाले इलेक्ट्रॉन पुंज की एनर्जी, और ये एनर्जी आपको दी गई है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। चलिए, इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी की गई। किन तरंगदैर्ध्यों की श्रेणी उत्सर्जित होगी? अब जरा देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन पुंज आकर के टकराता है, वो इलेक्ट्रॉन पुंज इस इलेक्ट्रॉन से जब टकराता है तो टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन पुंज की जो एनर्जी है वो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन में एक ही कक्षा होती है और बोरबरी, और हम बोर के परमाणु मॉडल से देखे हैं कि 9वीं कक्षा की ऊर्जा निकालने के लिए जो फार्मूला होता है -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें तो सबसे पहली कक्षा, n के जगह पे 1 कर देंगे, पहली कक्षा की ऊर्जा मिल जाएगी। तो सबसे, चूंकि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में ही होता है, तो पहली कक्षा की जो ऊर्जा होगी, अगर यहाँ 1 के n के जगह पे 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहां जो अपनी कक्षा में चक्कर काट रहा था उसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा पहले से थी, और बाहर से जब इलेक्ट्रॉन पुंज टकराया तो इलेक्ट्रॉन पुंज टकरा करके कितनी ऊर्जा दे दिया? 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इसके पास इतनी ऊर्जा की कमी थी, -13.6 माइनस साइन यही बताता है कि इतनी ऊर्जा की कमी होती है, या इलेक्ट्रॉन को चक्कर काटने के लिए इतनी ऊर्जा की जरूरत है, इतनी ऊर्जा चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जब पहली कक्षा में चक्कर काट रहा था तो उसकी ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, लेकिन बाहर से 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दी गई। अब ये देखना है कि अब इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा दी गई 12.5, इसके पास ऊर्जा थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा बच रही है? इलेक्ट्रॉन के पास जितनी ऊर्जा बचेगी, इलेक्ट्रॉन उतनी ही ऊर्जा को लेकर के निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़ करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, और फिर जब रिटर्न होकर के आएगा तो स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो फिर जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो इस प्रकार यहां पर 9वीं कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी? भाई सामान्यतया 9वीं कक्षा की ऊर्जा पहली कक्षा की ऊर्जा होती है इतनी, लेकिन बाहर से दे दी गई है ऊर्जा इतनी। तो अब देखिए कि ऊर्जा कितनी बच रही है। तो ऊर्जा पहले से होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतनी ऊर्जा की कमी होती है, और बाहर से जो ऊर्जा दी गई ये 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दी गई। तो अब जितनी ऊर्जा बच रही है, देखिए माइनस करिए, माइनस करेंगे तो ये एनर्जी जो आएगी ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन पुंज बाहर से आकर के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया तो मैक्सिमम भाग तो इस एनर्जी को मेंटेन करने में लग गया। अब बचा कितना उसके पास? तो उसके पास 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा बची। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो अब जो है हम लोग ये देखेंगे कि एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए एन की वैल्यू हमको मालूम हो गई, एन की वैल्यू यहां हम रख देते हैं। तो एन की जो वैल्यू है ये -0.85 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और ये हो गया -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और यहां से आप एन स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। तो एन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 13.6 और ये हो जाएगा 0.85। अब हम लोग इसको सॉल्व कर दें। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करें, ऊपर नीचे अगर 100 से गुणा करते हैं हम, तो ऊपर 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1360, और नीचे 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 85। और फिर इसको आप सॉल्व करिए, इसको कटाइएगा। तो इसको जब कटाएंगे तो देखिए इसको कटा दीजिए, ये वैल्यू 16 आ जाएगी। जब आप 85 से 1360 को कटाएंगे, आप कटाइए, पहले 5 से कटा दीजिए, फिर या आप सीधे जो है सीधे भाग दे दीजिए, 16 बार आएगा। तो एन स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हो गई 16, यानी एन की वैल्यू मिल गई आपको 4। इसका मतलब ये हुआ, समझिए जरा ध्यान से, कि इलेक्ट्रॉन के पास नॉर्मली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। जब बाहर से हम इतनी ऊर्जा दे देंगे, यानी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दे देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जानते हैं कहां चला जाएगा? ये पहली कक्षा से निकल करके चौथी कक्षा में चला जाएगा। एन की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये चौथी कक्षा में चला जाएगा। तो जब चौथी कक्षा में चला जाएगा तो कितने संक्रमण होंगे ये याद रखना है। चौथी कक्षा में अगर वो चला जाता है
तो अब अगर हम लोगों को संक्रमण देखना है कि कितने संक्रमण होंगे, तो देखिए 4 ही कक्षा की बात हो रही है। पहली कक्षा से निकल करके वो चौथी कक्षा में जाएगा। तो अगर चौथी कक्षा में जाएगा तो अगर ये लाइन निम्न ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित कर रही है, तो इसके बाद जो ऊर्जा स्तर होगा ये दूसरा ऊर्जा स्तर हो जाएगा। इसके बाद ये तीसरा ऊर्जा स्तर होगा, फिर ये चौथा ऊर्जा स्तर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से निकल करके चौथी कक्षा में ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये n इजकल टू 1, n इजकल टू 1, आप थोड़ा सा लाइन सीधा खींचिएगा, हम खींचे हैं तो टेढ़ा हो गया है। n इजकल टू 1 यानी ये पहली कक्षा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर n इजकल टू 2 कर दे तो ये दूसरी कक्षा को रिप्रेजेंट कर रहा है। n इजकल टू 3 कर दिए तीसरी कक्षा को रिप्रेजेंट कर रहा है। n इजकल टू 4 कर दिए चौथी कक्षा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये देखिए, इलेक्ट्रॉन सामान्यतया इस पहली कक्षा में रहता है, और जब बाहर से 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिली थी, तो यह इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से निकल करके सीधे चौथी कक्षा में चला गया। अब चौथी कक्षा से लौटेगा तो कितने तरीके हो सकते हैं, ये आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन को चौथी कक्षा से फिर पहली कक्षा में आना होगा। तो चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आने के लिए कुल कितने तरीके होंगे, तो रिटर्न होने को ही हम संक्रमण कहते हैं। संक्रमण का मतलब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना है। जैसे आप केमिस्ट्री में संक्रमण तत्व पढ़े हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये भी संक्रमण होता है कि वो किस कक्षा में निकल करके किस कक्षा से जब रिटर्न होगा तो पहले से किस में जाएगा, दूसरे में जाएगा कि तीसरे में जाएगा कि कहाँ जाएगा, ये सब हमको देखना है। तो अगर हमको संक्रमणों की संख्या देखनी हो तो संक्रमणों की संख्या के लिए फार्मूला होता है। संक्रमणों की संख्या बराबर हुआ करता है, ये होता है n माइनस 1/2। अब n की वैल्यू हमको मालूम हो गई, n की वैल्यू 4 है। हम यहाँ पर n की वैल्यू अगर 4 रख दे तो देखिए 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 से यहाँ इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी ये हो गया 3 2 6, ये 6 हो गया। यानी संक्रमणों की संख्या होगी 6। यानी इलेक्ट्रॉन जब रिटर्न होगा तो रिटर्न होने के उसके 6 तरीके होंगे। अब वो कौन से 6 तरीके होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी देखिए आगे ये कहा जा रहा था किन तरंग दैर्ध्यों की श्रेणी उत्सर्जित होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न होकर के आएंगे तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उन स्पेक्ट्रमों का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखा जाए कि संक्रमण तो 6 होंगे। अब 6 संक्रमण में कौन कौन हो सकता है ये जरा देखा जाए कि कौन कौन हो सकता है। ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से सीधे रिटर्न होकर के पहली कक्षा में आ जाए। इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में से तो चौथी कक्षा में गया था। यहां पर n की वैल्यू 4 आई थी। n की वैल्यू 4 आने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से निकलेगा और पहली कक्षा से निकल के सीधे चौथी कक्षा में जाएगा। अब चौथी कक्षा से रिटर्न होगा तो रिटर्न होने का तरीका, अच्छा अब जो है ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम चौथी कक्षा तक जाएगा। ये सब संभव जो संक्रमण होते हैं, ऐसे कह लीजिए ये n इजकल टू 4 यह बतलाता है कि इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक चौथी कक्षा में जाएगा। चौथी कक्षा में ही जाएगा ये नहीं बताता है, यह बतलाता है कि अधिक से अधिक ये चौथी कक्षा में जा सकता है इलेक्ट्रॉन। चौथी कक्षा से आगे पांचवी कक्षा में नहीं जाएगा। अब देखिए तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन चला गया था चौथी कक्षा में, तो चौथी कक्षा में से रिटर्न होके आएगा और मान लीजिए चौथी कक्षा से सीधे पहली कक्षा में आ गया, तो चौथी कक्षा से पहली कक्षा में रिटर्न होने का तरीका ये है। अब मान लीजिए कि वो पहली कक्षा से चौथी कक्षा में न जाकर के पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में गया था। अब तीसरी कक्षा में गया था तो तीसरी कक्षा से रिटर्न होकर के आएगा पहली कक्षा में।
तो तीसरी कक्षा से जब रिटर्न होकर के आएगा तो पहली कक्षा में आएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न होकर के आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यह भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से सीधे दूसरी कक्षा में गया था, और जब दूसरी कक्षा से रिटर्न होकर के आएगा तो ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉन जब भी रिटर्न होता है तभी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और ऊर्जा के उत्सर्जन से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उत्सर्जन का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखिए, ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में गया है, लेकिन चौथी कक्षा में से ये कोई जरूरी नहीं कि जब रिटर्न होकर के आएगा तो रिटर्न होकर के सीधे निम्नतम कक्षा में ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन उच्चतम कक्षा में गया है, और उच्चतम कक्षा यहाँ पे चौथी कक्षा है। अब वो रिटर्न होता है तो रिटर्न होकर के जैसे जैसे उससे ऊर्जा निकलती है वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को, अपनी कक्षा को चेंज करता है। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से चला हो और चौथी कक्षा से आकर के वो सीधे दूसरी कक्षा में ही आकर के रुक गया हो। यहाँ पर आते आते उसकी एनर्जी बहुत कम हो गई हो और यहीं पे वो रह गया हो। फिर ये भी हो सकता है कि तीसरी कक्षा से जो इलेक्ट्रॉन चला था वो तीसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन चला और आकर के दूसरी कक्षा में ही रुक गया, इससे आगे नहीं बढ़ पाया। फिर ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में से चला और चौथी कक्षा में से चल करके तीसरी कक्षा में ही आकर के रुक गया। तो यहां पर संभव संक्रमणों की संख्या, यानी संक्रमण कितने तरीके से हो सकते हैं, तो कितने तरीके से हो सकते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन, देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से सीधे पहली कक्षा में आएगा ना, तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो इसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो स्पेक्ट्रम बिल्कुल चमकीला प्राप्त होगा। फिर अगर यहां से ये तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में जाता है तो इसकी तुलना में इसकी जो ऊर्जा उत्सर्जन होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की मात्रा कम होगी, इसलिए ये स्पेक्ट्रम थोड़ा सा कम चमकीला होगा, ये कम चमकीला होगा। यानी जैसे जैसे, अब जैसे मान लीजिए चौथे से दूसरे में आएगा तो यहाँ भी ऊर्जा का उत्सर्जन कम होगा, और ऊर्जा का उत्सर्जन कम होगा तो स्पेक्ट्रम जो है कम चमकीला प्राप्त होगा। अगर चौथे से तीसरे में जाए तो भी ऊर्जा का उत्सर्जन कम होगा, स्पेक्ट्रम कम चमकीला प्राप्त होगा। तो एक चीज हम आपको बता दें, एक प्रश्न ये भी उठा था कि एक स्पेक्ट्रम कई पतले पतले स्पेक्ट्रमों से मिलकर के बने हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यहीं से मिलता है कि इलेक्ट्रॉन जब रिटर्न होता है तो अगर ये होता कि सीधे इलेक्ट्रॉन निकल करके चौथे से पहली में आ जाता तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता। यहां पर इलेक्ट्रॉन बार बार आ रहा है और कहां जा रहा है, किस कक्षा में जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसके वजह से ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता था रुक रुक करके होता था, और ऊर्जा का उत्सर्जन रुक रुक करके होने की वजह से स्पेक्ट्रम जो थे, स्पेक्ट्रम रुक रुक करके प्राप्त होते थे। ये बोर के परमाणु मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा है। ये तो अभी हमने संभव संक्रमणों को बताया है कि संभव संक्रमण कितने तरह के हो सकते हैं। तो संभव संक्रमण ये हो गए, यन की वैल्यू भी 4 हो गई, ये भी हमको मालूम हो गई कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम चौथी कक्षा तक जा सकता है। अब जरा हम लोगों से जो पूछा जा रहा है उसको देखना जरूरी है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्पेक्ट्रम उत्सर्जित होगा उस स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, उस स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग कक्षाओं की ऊर्जा हमको मालूम होनी चाहिए। पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी, दूसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी, तीसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी, ये हमको मालूम होना चाहिए। अगर यन के जगह पे 1 कर देंगे तो पहली कक्षा की ऊर्जा निकल जाएगी, पहली कक्षा की ऊर्जा यानी E1 हो जाएगी। तो E1 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहली कक्षा है। पहली कक्षा की ऊर्जा जो हो गई हम यहाँ लिख देते हैं,
पहली कक्षा की जो ऊर्जा होगी वो E1 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अब अगर हम n के जगह पे 2 कर दें तो n के जगह पे 2 कर देंगे तो दूसरी कक्षा की ऊर्जा मिलेगी, यानी -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, और 4 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यहाँ दूसरी कक्षा की ऊर्जा हमको मिल गई E2 और ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब अगर हम n के जगह पे 3 कर देते तो तीसरी कक्षा की ऊर्जा निकल जाती, ये हो जाता -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। रख दीजिए यहाँ पर, ये तीसरी कक्षा की ऊर्जा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर अगर चौथी कक्षा की ऊर्जा हम निकालना चाहें तो n के जगह पे 4 कर देंगे तो चौथी कक्षा की ऊर्जा निकल जाएगी, E4 निकल जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा आपका -13.6 इक्वल अपॉन n के जगह पे 4 कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू, यही वैल्यू आएगी आपकी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथी कक्षा की जो ऊर्जा मिल रही है ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही है। अब देखिए ऊर्जा का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ किसमें गया था, तो इसको देखना है। तो अब देखिए ऊर्जा निकालने के लिए हम आपको बता दें, आपसे तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको इरेज करेंगे क्योंकि जगह कम है और यहीं पर क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम अब यहाँ से इरेज करते हैं। ये वैल्यू रख करके हम निकाले हैं कि पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी, दूसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी, तीसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी और फिर चौथी कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी, ये रख करके निकाला गया है। अब जरा यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखें, तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा है। तो तरंग दैर्ध्य कैसे ज्ञात होगा, तो तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा फोटॉन की ऊर्जा के बराबर होती है। डेल्टा इजकल टू होता है एच न्यू और न्यू की वैल्यू होती है c/λ। अगर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हम निकालें तो ये हो जाएगा hc/ΔE। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रख लेंगे और सबकी वैल्यू रख करके देखें, यहाँ इसको अगर सॉल्व किया जाए यानी h की वैल्यू अगर हम रख देते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34, c प्रकाश की चाल है 3 इंटू 10⁸, और यहाँ पर जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई जो है जूल में होती है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये हो जाएगा डेल्टा ई तो रहेगा ही और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। हम आपको इकट्ठे सॉल्ट में इसकी वैल्यू रख देते हैं। ये वैल्यू आपकी होगी 12.43, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अपन नीचे हो जाएगा डेल्टा ई, और डेल्टा ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी और इनटू हो जाएगा ये आपका 10⁻⁻7 मीटर। मतलब अगर यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू, अगर डेल्टा ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दें तो हमको तरंग दैर्ध्य ज्ञात हो जाएगा। और चलिए अब हम दिखाते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आया तो जिस ऊर्जा का उत्सर्जन किया उसका तरंग दैर्ध्य कितना था। तो चलिए यहाँ हम दिखा सकते हैं N4 से N1 के लिए, N4 से N1 के लिए, यानी चौथी कक्षा से जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आया तो देखा जाए सबसे पहले यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू निकालें। तो डेल्टा ई की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो देखिए चौथी कक्षा की ऊर्जा हमने देखा था, चौथी कक्षा की ऊर्जा ये है
और पहली कक्षा की ऊर्जा ये है। तो देखते हैं कि ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ। तो ये हो जाएगा आपका E4 माइनस E1। इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आया था, तो चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आया था, तो E4 माइनस E1 हो जाएगा। तो E4 की जो वैल्यू है ये है आपका -0.85 और माइनस E4 देखिए E4 माइनस E1 हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू -13.6 है, हम रख देते हैं, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 13.6 और फिर 13.6 में से हम -0.85 को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू जो आएगी ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। यानी हमको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जब चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आएगा तो वो कितने ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो जो तरंग दैर्ध्य निकलेगी, जो तरंग निकलेगी, उस तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा यह हम ज्ञात करेंगे। चलिए यहाँ से लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करते हैं। इसी फार्मूले में सीधे वैल्यू हम रख देंगे। ये है आपका 12.43 और डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ निकल गई है 12.75। हम रख देते हैं 12.75 और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 10⁻⁻⁷। फिर इसको अगर हम सॉल्व कर लें, देखिए पहले तो ऊपर नीचे अगर हम 100 से गुणा कर ले तो ये हो जाएगा और दशमलव हट जाएगा और फिर इसको एंगस्ट्रॉम यूनिट, तरंग दैर्ध्य को नॉर्मली एंगस्ट्रॉम यूनिट में रखा जाता है। तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में रखने के लिए 100 से गुणा और 100 से भाग दे देंगे। तो अगर 100 से गुणा, 100 नहीं बल्कि 1000 से गुणा कीजिए। इसको हम थोड़ा सा दूर हटा के लिख रहे हैं। ये 10⁻7 है। अब देखिए इसमें अगर 1000 से गुणा किए तो ये हो गया और 1000 से अगर हम भाग दे देंगे तो 1000 ऊपर जाएगा, तो 1000 का मतलब 10⁻3 हो गया, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻10। तो ये मीटर में आएगा, ये वैल्यू जो आएगी ये मीटर में आएगी। और अब जरा ध्यान पूर्वक जब भाग देंगे यहाँ पर ना, ये जो वैल्यू जब अंश में हर से भाग देंगे तो भाग देने के बाद ये वैल्यू जो आदि आएगी 970.1 970.1 गुणे 10 का घात ऋण 10 मीटर आएगा। और 10 का घात 10 मीटर, 10 का घात ऋण 10 मीटर को अगर हम हटा देंगे ये 6 है, 970.6। और अगर इस 10⁻⁻10 मीटर को अगर एंगस्ट्रॉम में बदल देंगे तो ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आएगा तो उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी उस ऊर्जा का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो 970.6 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। तो ये तो चौथे से पहले में हो गया। अब अगर तीसरे से पहले में आएगा तो अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे से पहले में आता है तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर ऊर्जा का होने वाला परिवर्तन हम निकालेंगे और ऊर्जा का होने वाला परिवर्तन ज्ञात करने के लिए E3 में से E1 को घटा देंगे। तो देखें E3 की वैल्यू क्या है और E1 की वैल्यू क्या है। E3 की वैल्यू आप देख रहे हैं और E1 की भी वैल्यू देख रहे हैं। ये हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये E1 जो है माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो गया आपका 13.6। अब इसको अगर यहाँ से हम माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको रख देते हैं सीधे इस फार्मूले में तो यहाँ तरंग दैर्ध्य ज्ञात हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू, ये फार्मूला है आपका 12.43 और डेल्टा ई की वैल्यू हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है। ये है 12.19 इंटू 10⁻⁻7, ये मीटर में आएगा। इसको भी सॉल्व किया जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1023 हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद इसको लिखिएगा तो 1023.6 एंगस्ट्रॉम होगा।
इसका मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन चौथे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में रिटर्न होकर के आएगा तो उसके द्वारा जो एनर्जी निकलेगी, जो ऊर्जा निकलेगी, उस ऊर्जा का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो 970.6 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। और अगर तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब रिटर्न होकर के आएगा तो उस समय जो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उस ऊर्जा का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो 1023.6 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। तो आप यहां देखने पे आपको क्लियर हो रहा है कि जब उच्च ऊर्जा स्तर से पहली ऊर्जा स्तर में आएगा तो वहां पर जो तरंग दैर्ध्य निकलेगी उस तरंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा, लेकिन जब निचली कक्षा से आएगी तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो जाएगा। अब इसी तरह से तो देखिए, चौथे से पहले में आया तो इसको देख लिए, तीसरे से पहले में आया तो देख लिए, अब दूसरे से अगर पहले में आता है तो देखते हैं क्या होगा, यानी N2 से N1 में अगर आता है, यानी इलेक्ट्रॉन चौथी ऊर्जा स्तर से पहली ऊर्जा स्तर में आता है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो इसके लिए हम यहां पर डेल्टा E की वैल्यू निकालेंगे और डेल्टा E इजकल टू E2 माइनस E1 हो जाएगा। तो E2 की वैल्यू आप देख रहे हैं -3.4 है, ये हो जाएगा -3.4 और E1 की वैल्यू माइनस तो फिर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसको माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फिर यहां पर रख देंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी आपको ये 12.43 अपॉन ये हो जाएगा आपका 10.2 और इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1213.2 एंगस्ट्रॉम में, ऊपर नीचे 1000 से गुणा करके इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अगर चौथी कक्षा से पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उत्सर्जित ऊर्जा का जो तरंग दैर्ध्य होगा, यानी जो स्पेक्ट्रम निकलेगा उस स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य 970.6 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। और जब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में लौट करके आएगा तो जो तरंग दैर्ध्य होगा वो तरंग दैर्ध्य 1023.6 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। और इसी तरह से जब दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आएगा तो जो तरंग दैर्ध्य होगा, उत्सर्जित ऊर्जा का जो तरंग दैर्ध्य होगा या उत्सर्जित प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो 1213.2 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। तो अभी जानते हैं ये केवल 3 के लिए निकाला गया है, 3 के लिए निकाला गया कि चौथे से पहले में आया तब, तीसरे से पहले में आया तब, दूसरे से पहले में आया तब। अब इसी तरह से आप निकाल सकते हैं कि अगर चौथे में से दूसरे में आएगा तो उत्सर्जित ऊर्जा का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, फिर अगर तीसरे से दूसरे में आएगा तो उत्सर्जित ऊर्जा का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, फिर अगर चौथे से तीसरे में आएगा तो उत्सर्जित ऊर्जा का तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो 3 तरंग दैर्ध्य हम निकाल चुके हैं, 3 तरंग दैर्ध्य आप निकाल लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज देखें, जब ये कंपटीशन वगैरह या एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा जितनी चीजें बताई गई हैं पूरी चीजें पूछी जाए, इसी क्वेश्चन में से कट करके कुछ न कुछ चीजें आपसे पूछ दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, IIT में पूछा जा सकता है, नीट में पूछा जा सकता है। तो ये फिजिक्स के जितने क्वेश्चन इनको अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। और आप लोगों को ये सब समझ में आ गया है? चलिए, अच्छी तरह से तैयार किए रहिए। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। अब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।